नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा। कब? स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा से लेकर हम लोग कई कमीशन, आयोग जो आया है उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरा देखिएगा अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपके आएंगे, जैसे आपका लॉर्ड मैकाले हुआ, उनकी जो शिक्षा नीति थी, वुड का घोषणा पत्र था, इन सभी के बारे में आज हम इस एक ही वीडियो में इन सभी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम सीधे शुरू करते हैं अपना स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा से। यानी कि स्वतंत्रता, जब भारत देश जब स्वतंत्र नहीं था तो उसके पूर्व जो है कौन सी जो है शिक्षा कैसे प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या हुआ। सन 1600 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने आई। क्या करने आई? भारत में व्यापार करने आई। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने कब आई? तो कब आई थी? 1600 ईस्वी में। प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य था क्या? व्यापार करना। लेकिन फिर वह धीरे धीरे कंपनी जब व्यापार करने जब वो आगे बढ़ने लगी, फिर इसके बाद वो धर्म का प्रचार करने लगी। क्या करने लगी? वो अपने धर्म का प्रचार करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, उस समय ब्रिटिश कंपनी के प्रतिद्वंदी अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे थे। अब देखिए प्रतिद्वंदी कौन थे उनके। केवल देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं आई थी, उसमें आपका डच आया था, फ्रांसीसी आए थे, उसमें से कई कंपनी वाले आए थे। ठीक है, तो ये सभी लोग अपना क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। ठीक, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने धर्म का प्रचार करने लगा। तब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने देखा कि ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं अपने, तो हम क्यों ना करें। तो वे लोग भी अपना जो है धर्म का प्रचार करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो इंग्लैंड से मिशनरियों को बुलाया गया, इंग्लैंड से मिशनरियों को भारत बुलाया गया। इन ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना। और कौन से धर्म का? ईसाई धर्म का, जिसके लिए इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा का जो सहारा नहीं लेंगे तो हम लोग जो अपने धर्म का जो क्वालिटी कैसे बताएंगे। अब इंग्लिश में तो अब जैसे इंग्लिश में तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय जो लोग थे उन लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी। ठीक, उस समय की केवल जो है लगभग 13 से 14% लोग केवल शिक्षित थे भारत के, लगभग स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मिशनरियों का शैक्षिक प्रयास किया गया। अब कौन कौन सा प्रयास किया गया मिशनरियों ने, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने तब किया क्या, ब्रिटिश मिशनरियों ने मद्रास, बम्बई तथा बंगाल के स्कूलों की स्थापना की। अब देखिए मद्रास में स्थापना की विद्यालय की, बम्बई में स्थापना की तथा कोलकाता में। कहाँ कहाँ? मद्रास, बम्बई, यानी कि बंगाल के कोलकाता में। ठीक, इसके बाद सेकंड काम क्या किया उसने, मिशनरियों ने सन 1729 ईस्वी में कोलकाता एक दान आश्रित विद्यालय खोला। क्या किया? एक दान जो है विद्यालय भी खोला उसने। क्या किया? दान आश्रित विद्यालय। देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से आप लोग देखें। इसके बाद क्या किया, विद्यालय खोलने के बाद इस प्रकार सन 1789 में एक फ्री स्कूल खोला। कौन सा? एक फ्री स्कूल खोला। किसने खोला? मिशनरियों ने। इस विद्यालय में यूरोपीय अनाथ बच्चे को शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए जैसे जब लड़ाई उड़ाई होती थी तो जिनके पिताजी मर जाते थे, जिनके फैमिली वाले, तो उनके जो बच्चे होते थे वो बच्चे क्या हो जाते थे? अनाथ हो जाते थे। तो जब अनाथ हो जाते थे तो उनको शिक्षा कहाँ दी जाएगी? उनके लिए स्पेशल इन्होंने क्या किया, एक स्कूल खोला। कौन सा? एक फ्री स्कूल खोला जो अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती थी। तथा इसके बाद क्या किया इन्होंने, तंजावुर तथा कानपुर में भी दान आश्रित विद्यालय खोले। दान आश्रित का मतलब वही होता है कि जब कोई भी लोग दान देकर जो विद्यालय खोलते थे वो भी निःशुल्क उसमें शिक्षा दी जाती थी। क्यों शिक्षा दी थी? क्योंकि वो ऐसे लोगों के लिए खोला गया जो अनाथ हो जाते थे, जिनके बच्चे। ठीक, चलिए इसके बाद क्या गया, ये जैसे कलकत्ता मदरसा विद्यालय खोला गया, बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया। ये सब कॉलेज जो खोला गया, एक एक नंबर का आपका ऑप्शन में या ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है कि कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी या किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो ऐसे करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम
को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों पर योग्य बनाना। किस पर बल दिया इन्होंने? मुस्लिम के बच्चों पर। इसके बाद क्या किया इन्होंने? इसके बाद आपका अगला आ जाता है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन, ये याद कर लीजिएगा, किसने स्थापना किया था? जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू जनता को क्या प्रेम प्राप्त करना, हिंदू जनता को मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, तथा इसके बाद हिंदू धर्म के 4 परंपराओं को शिक्षा प्रदान करना व न्यायाधीशों की सहायता से योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। इनका ये उद्देश्य था। उधर वो मुस्लिम को शिक्षित कर रहे थे, इधर ये हिंदू को शिक्षित कर रहे थे। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो कॉलेज की स्थापना हुई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ये स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो बस क्वेश्चन यही बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो कौन किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसके बाद आपका एक आता है और पूना संस्कृत कॉलेज। तो यह सन 1821 में पूना रेजिमेंट ने पेशवा के दक्षिणी कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ठीक, इधर तो ये हो गया 3-4 कॉलेज की स्थापना। इसका सन सहित याद कर लीजिएगा। बस एक लाइन में ऐसे ही पूछा जा सकता है, आपका अतिलग्न में पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? जो मिशनरी जो विद्यालय खोले उनकी भी तो कुछ विशेषताएं रही होंगी। जो विद्यालय खोले, हम विद्यालय खोल रहे हैं, दान आश्रित विद्यालय खोल रहे हैं, तो उनकी भी तो कुछ विशेषताएं रही होंगी। तो क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। पहले विशेषता उनके, इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य था। क्या था? ईसाई शिक्षा देना अनिवार्य था। अब देखिए, जो मिशनरी आई थी उन्होंने ईसाइयों को क्या किया था? जो है प्रचार प्रसार किया धर्म का। तो जब प्रचार प्रसार किया तो इसके बाद जब उन्होंने विद्यालय खोल दिया तो उसके माध्यम से तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे ना। देखिए, जो लोग अंग्रेज वगैरह या अन्य कंपनी वाले जो लोग आए थे, जो अन्य देश के, वे सभी लोग चाहते थे कि हम भारत में हमारा प्रभुत्व जो है बढ़े। ठीक है, जो हम चाहें वो हमारे हिसाब से भारतवासी सब करें। लेकिन भारतवासी इसी का विरोध कर रहे थे हमेशा, शुरू से ही। भारत वाले सोच रहे थे सारा कुछ हमारे हिसाब से हो, क्योंकि हमारा देश है। तो बिल्कुल सही भी बात है। इसके बाद क्या हुआ? बालकों को पुस्तकें व लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाने लगी। क्या होने लगी? बालकों को लेखन सामग्री, यानी जैसे कि किताब हुआ, कॉपी हुआ। तब तो उस समय कॉपी नहीं, पटरी चलती थी और इसके बाद दुधिया चलती थी। जो भी उस समय उपकरण रहा होगा उस टाइम, वो उनको फ्री दिया जाता था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद अगला पॉइंट है, कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जानता है। यानी कि इसके पहले जो होता था वो गुरुकुल प्रणाली में जो है पढ़ाई होती थी भारत में। लेकिन जब मिशनरियों ने आया तो उन्होंने जब अपना विद्यालय खोला तो उन्होंने जो है ब्रिटिश के आधार पे खोला या अपने देश के आधार पे उन्होंने खोला। तो उन्होंने कक्षा शिक्षा प्रयोग किया, यानी कि जैसे अब का क्लास चलता है वैसे जो है बंद कमरे में क्लास जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य कर दिया था। क्या कर दिया था? सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य कर दिया था। अब अंग्रेजी पढ़ने का अधिकार क्यों दिया था? किस लाभ के लिए? इसमें सभी को भारतीय अंग्रेजी भाषा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और व्याकरण की भी जानकारी दी। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, चार्ल्स ग्रांट। अब चार्ल्स ग्रांट ने क्या किया? इन्होंने शैक्षिक सुधार में प्रयास किया। इसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ग्रांट ने अपने पुस्तक में कहा कि अज्ञानता का विकास करने के लिए मात्र एक साधन है, जो है क्या? शिक्षा। ठीक, तो चार्ल्स ग्रांट का ये प्रयास जो है आपको पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने कहा था। ठीक, इसके बाद भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार पर ग्रांट ने अधिक बल दिया। जो ग्रांट ने 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन सी? पहला आपका भारत में विद्यालयों की स्थापना की जाने लगी। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या हुआ? अंग्रेजी माध्यम से
शिक्षा देना प्रदान मतलब शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना स्टार्ट हो गया, यानी कि वे लोग अंग्रेज वाले अपने ही जो है शिक्षा दे रहे थे, अंग्रेज के ऊपर बल दे रहे थे, सारा कुछ अंग्रेजी माध्यम से ही कर रहे थे। इसके बाद अंग्रेजी साहित्य का शिक्षा देना आरंभ हो गया। इसके बाद जो पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का भी उन्होंने जो है उस पर भी बल दे दिया, यानी कि जैसे साइंस जो है, साइंस टेक्नोलॉजी पर भी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे शुरू कर दिया शिक्षा देना। इसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार करना, धर्म तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए उन लोगों के लिए, धर्म का शिक्षा वो लोग ज़रूर देंगे, है ना। इसके बाद आता है सन 1813 का आज्ञा पत्र। ठीक, इसके पहले जो है क्या होता था, आज्ञा पत्र नहीं आता था। ठीक, ये लोग जैसे चाहते थे वैसे अपना लोग शिक्षा जो है अपने हिसाब से देते थे। ठीक, जब 1813 का आज्ञा पत्र आया तो इसमें भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान, उन्नति व भारतीय विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए धनराशि की खर्चा यानी कि खर्च करने के लिए निर्धारित की गई। इस धनराशि के व्यय को लेकर 2 विचारधाराएं सामने आई। अब जैसे देखिए, अंग्रेज वालों ने जब 1 लाख रुपए जब प्रतिवर्ष जब खर्च करेंगे शिक्षा पे, तो उन्होंने किस पर खर्च करेंगे, वो लोग चाहेंगे कि जो हमारे देश की जो शिक्षा है यानी कि अंग्रेजी जो शिक्षा है उस पर खर्च किया जाए। अब भारतीयों की शिक्षा पर थोड़ा ना खर्च करेंगे, वो लोग तो केवल अपने जो है इसलिए जो है शिक्षित हम लोगों को कर रहे थे, भारतीय लोगों को, कि केवल जैसे अब उन लोगों को काम करने के लिए वहाँ से जब अंग्रेज लाना पड़ता था क्लर्क, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी में क्या होना चाहिए, काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती। क्लर्क के पद पर या किसी भी पोस्ट पर जब काम होता था तो उसमें जब अगर अंग्रेजी बोलने वाला नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी समझते थे। और वो लोग अपने देश से जब लाते थे एम्प्लॉय तो उनको महंगा पड़ जाता। तो ये लोग सोचे कि भारत वाले को ही यहीं कुछ शिक्षा दे दिया जाए, यहीं से जो है अपनी ज़रूरत के लोगों के यहाँ पे जो है पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो हमारा काम चलेगा। तो बस इसीलिए जो इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा पर बल देना वहीं से स्टार्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 2 ग्रुप में बट गया, एक पाश्चात्य और एक पाश्च। अब ये पाश्चात्य शिक्षा क्या होता है, प्राच्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा यानी कि ये भारतीय वालों के लिए कहा गया, और पाश्चात्य शिक्षा यह है आपका यानी कि जो है इंग्लैंड वालों के लिए, ब्रिटिश वालों के लिए कहा गया। ठीक, अंग्रेज वालों के लिए कहा गया। अब इसमें क्या विवाद हो गया, देखिए, पाश्चात्यवादी विचारधारा के अनुसार भारत में यूरोपीय ज्ञान व सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम से किया जाए, जबकि प्राच्यवादी विचारधारा के अनुसार भारतीय साहित्य को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में बढ़ावा दिया जाए। ये आपका विवाद हो गया। कौन सा विवाद हो गया, 1813 में आज्ञा पत्र में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय हेतु निर्धारित की, परंतु स्पष्ट यह नहीं किया गया कि किस प्रकार धन का खर्च किया जाएगा, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में दोनों विचारधारकों में विवाद प्रारंभ हो गया। कौन सा विवाद हो गया कि ये जो हिंदू के जो यानी कि हिंदू नहीं भारतीय पे जो शिक्षा पे खर्च होगा 1 लाख रुपए कि जो है ब्रिटिश के जो इंग्लिश शिक्षा है उस पर जो है बढ़ावा देने के लिए उस पर खर्च होगा। इस चीज़ पर विवाद हो गया। तो इसी शिक्षा जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से इसे जाना गया आगे। ठीक, आपका ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा विवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप यही लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपका जब आज्ञा पत्र 1833 आया, देखिए हुआ क्या कि 1813 का जब आज्ञा पत्र आया था तो अब हर वर्ष आएगा, हर वर्ष कितने वर्ष पर, 20 वर्ष पर आज्ञा पत्र आता था। उसी के हिसाब से अब जो है यहाँ पे शासन प्रशासन ब्रिटिश वाले जो है चलाते थे। तो हुआ क्या, सन 1833 में कंपनी के आज्ञा पत्र पर पुनः विचार करने का समय आया। ब्रिटिश सरकार भारत में शिक्षा की मंद प्रगति से असंतुष्ट थी। क्या थी, धीरे धीरे शिक्षा जो है बढ़ रही थी, इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार इससे असंतुष्ट थी। तो उन्होंने किया क्या कि अतः भारत में 1833 में नया आज्ञा पत्र जारी कर दिया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने शिक्षा पे बल दिया। क्यों, क्योंकि शिक्षा बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी और कंपनी को क्या करना था, जल्दी से शिक्षा बढ़ाना था अंग्रेजी वालों को। तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा अनुदान को 1 लाख रुपए से क्या किया, 10 लाख रुपए खर्च कर दिया। कहा कि बहुत जल्दी से जल्दी भारतीयों को शिक्षित किया जाए इंग्लिश
के विषय में सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे जोर देकर, ताकि हमें जल्दी से एम्प्लॉय मिल जाए, हमारा काम जल्दी से आगे बढ़े और ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर उन्होंने क्या किया, किसी भी भारतीय तथा सम्राट का कोई भी प्रजाजन अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ण के आधार पर किसी भी प्रकार का तथा स्थान तथा पद पर प्राप्त करने के लिए ना रोका जाए। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा चाहे हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, वो हमारे कंपनी में जो काम करेगा इस पर ये नहीं मतलब इस प्रकार नहीं रोका जाएगा कि आप इस जाति से हो या आप इस वर्ग से। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको तुरंत जो है नौकरी दिया जाएगा। इसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या उन्होंने किया, बंगाल की सरकार का प्रभुत्व अन्य प्रांतों पर सरकारों पर हो गया। जो बंगाल, जैसे कि बंगाल का एक प्रभुत्व था, एक बंगाल का था, एक आपका जो है मुंबई का, एक आपका मद्रास का, 3 जगह जो ज़्यादा प्रभुत्व चल रहा था। तो बंगाल का प्रभुत्व को जो केंद्र में मान लिया गया, वहाँ से जो चीज़ लागू होता था वो सभी लोग मानते थे। ठीक, इस पर ज़्यादा बल दिया गया। इसके बाद हुआ क्या कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य बढ़ा दिया गया। अब एक सदस्य कौन बढ़ा दिया गया, लॉर्ड मैकाले को प्रथम कानूनी जो है सदस्य बना दिया गया। इसमें क्या हुआ, जो लॉर्ड मैकाले थे इसमें जो है कानूनी सदस्य बना दिया गया। ठीक, चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके देखिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आती है। अब लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति आती है, लॉर्ड मैकाले कौन था, लॉर्ड मैकाले जो है एक कौन था, एक ब्रिटिश था, तो अंग्रेज था। तो जाहिर सी बात है, अगर वो अंग्रेज है तो अगर वो शिक्षा नीति लाएगा तो वो अपने पक्ष में लाएगा ना, कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रिटिश वालों का जो हमारी कंपनी है, जो हम लोग शासन कर रहे हैं भारत पर, हम लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो ना। तो कोई भी जो लोग होता है वो लोग अपने बेनिफिट के चक्कर में सब कुछ करते हैं। ठीक, तो लॉर्ड मैकाले ने भी ऐसा ही कुछ किया। लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो उस टाइम जो लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1935 में अपना परामर्श लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंपा। किसको सौंपा, उस समय कार्यकाल किसका चला था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंपा, जिसमें मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में अपने विचार दिए और निर्णय दिया कि जिससे मैकाले का उन्होंने निर्णय दिया कि शिक्षा ऐसे ऐसे दिया जाए। तो यही जो मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र दिया, इसे ही मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। ठीक, इसके बाद उन्होंने किया क्या कि मैकाले ने 1813 में आज्ञा पत्र की विवेचना की। अपने पत्र के विवरण में इस प्रकार जो है बातें कही। अब उन्होंने अपने पत्र में क्या लिख कर कहा, जिससे जो है वह उस समय कौन थे जो है गवर्नर जनरल, उस समय आपके गवर्नर जनरल थे, देखिए लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद उस समय आपके जो है विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, कौन था, विलियम बेंटिंक। तो उन्होंने किया क्या, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, जब अपना विवरण पत्र दिया तो उसमें कहा कि 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, साहित्य शब्द का तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य से। उन्होंने साहित्य पर तो बल दिया, लेकिन उन्होंने कहा साहित्य का मतलब है केवल अंग्रेजी साहित्य से, ना कि भारतीय साहित्य से। ठीक है, इन्होंने देखिए यहीं से जो है अपना जहर बोना जो है शुरू कर दिया पूरा अच्छे से, लॉर्ड मैकाले की नीति से पूरा अच्छे से भारतीयों के विपक्ष में पूरा। हालांकि 1813 से ही उन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा पर बल देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आके पूरा अच्छे से जो हो गया। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, भारतीय विद्वान का तात्पर्य ऐसे विद्वान से है कि जो लोग जैसे जॉन लॉक हुए, जॉन लॉक के दर्शन व मिल्टन की कविता हुआ, इन सब से परिचय है। यानी कि कहने का मतलब जॉन लॉक जो है और मिल्टन की कविता ये सब है, ये सब अंग्रेजी में होती थी। इन्होंने फिर वही साहित्य में भी अंग्रेजी पर बल दे दिया। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट है, देसी भाषाएं शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं थी। उन्होंने कहा जो देसी भाषाएं हैं वो शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, ये अविकसित व गंवारू भाषा है। अब देखिए हम लोगों को क्या कर रहा था, वो इंसल्ट कर रहा था, यानी भारतीय लोगों का वो जो लॉर्ड मैकाले था वह इंसल्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, उन्होंने इंसल्ट कर रखा था। इंसल्ट में हमेशा यही कह रहा था कि भारतीय भाषा क्या कैसी भाषा है, एक गंवारू भाषा है, इससे जो है भारतीय का विकास नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा अंग्रेजी ही नवजागरण का एकमात्र साधन है। वो ये कह रहा था कि अगर अंग्रेजी शिक्षा नहीं देंगे तो भारतीयों का विकास नहीं होगा। क्या ऐसी बात है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो केवल अपना जो है स्वार्थ जो है चाहता था। ठीक है, अपने
चक्कर में पड़ा था हमेशा कि हमारा किसी तरह जो है अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो, हमारे देश का इसमें प्रभुत्व हमेशा बना रहे। ये लोग ऐसे ही पढ़े लिखे ना, भारतीय शिक्षा वाले केवल उतना ही शिक्षित करें जिससे हमारी कंपनी का काम चल सके। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, एक नोट में एक बातें हैं। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी, अन्य सभी पुस्तकें हमारे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी के बराबर है। यानी कि भारत में जितने भी पुस्तकें हैं इन सभी को मिला लिया जाए, लेकिन वह भी हमारे एक पुस्तकालय के, यानी कि एक लाइब्रेरी में जो रखी हुई पुस्तक है उसके बराबर ज्ञान नहीं है भारतीय पुस्तकों में। उन्होंने इस तरह जो इंसल्ट किया भारतीयों को। ठीक, ये आपका बिल्कुल ब्रैकेट में इसको याद करिएगा, ये आपका कथन पूछ सकता है, यह कथन किसका है, ऐसे ही पूछ लेगा। भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी, अन्य समस्त पुस्तकें एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी के बराबर है, यह किसने कहा था? तो आप तो लगाएगा लॉर्ड मैकाले ने। ठीक, इसके बाद क्या किया, भारतीय शिक्षा में मैकाले का योगदान क्या था? अब उसने क्या क्या योगदान उसका रहा। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त किया। विवाद को समाप्त किया कहने का मतलब जो है यानी कि इन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है भारतीयों पर भी थोड़ा सा केवल बल दिया, ज़्यादा नहीं। बस केवल कैसे नहीं होता कि जब भारतीय लोग विद्रोह करने लगते हैं तो बस कह दिया था अच्छा चलो ठीक है तुम्हारे भी बात थोड़ी सी मान ली जाती है, ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा लालच दे देता है। मैकाले ने इस विवरण पत्र में प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के हर द्वार खोल दिए। ये थोड़ा सा अच्छा काम किया जो उन्होंने जो है साइंस टेक्नोलॉजी का भी योगदान सबसे ज़्यादा दिया। ठीक है, लेकिन उसका हम लोग फ़ायदा उठा लिए। जो है वो सोचते थे कि हम जो कंपनी के लिए अपने जो है प्रॉफिट करेंगे अगर भारतीयों को शिक्षित करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उनसे शिक्षा लेकर जो है अपना भी हम लोगों ने विकास किया। ठीक है, ये भी एक पॉइंट मतलब थोड़ा अच्छा रहा। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और प्रभुत्व और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न की। ये उनकी एक अच्छी बातें थी। इसलिए अच्छी बात तो किसी के अंदर भेदभाव नहीं रखा ना, वो सबको शिक्षा देने के लिए वो बोल दिया। इसीलिए लॉर्ड मैकाले की आलोचना क्या थी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के क्या दोष थे? उसने क्या किया, लॉर्ड मैकाले ने भारतीय भाषाओं का अपमान के हिसाब से ये गलत काम किया था। बस मैकाले ने ये चीज़ कि बस भारतीय भाषाओं को हमेशा अपमान करता रहा। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, मैकाले ने पाश्चात्य भाषा को भारतीय भाषा के ऊपर थोप दिया। यानी कि उसने बताया कि भारतीय भाषा कुछ नहीं है, जो यह अंग्रेजी भाषा है यही सब कुछ है। ठीक, इसके बाद अगला है, मैकाले ने एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो कि भारतीय तो हो लेकिन विचार और नैतिक आदर्श अंग्रेज के हो। ये देखिए अंग्रेज को जो जैसे फूट डालो राज करो, ये सब जो नीति होती है ये बहुत गंदी नीति होती है। यानी कि आप देखिए उन्होंने क्या कहा कि लेकिन विचार से क्या हो, वो अंग्रेजी मतलब हो, नैतिक आदर्शों को मतलब पालन करें। लेकिन वो भले ही केवल भारतीय दिखें केवल बस चेहरे से, लेकिन उनका जो विचार था, उनका जो नैतिक गुण था वो सब अंग्रेज वाला होना चाहिए। ठीक, यही चीज़ बहुत मतलब गड़बड़ किया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत दिया। लॉर्ड मैकाले का ये सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है आपका कि निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत या निस्पंदन का सिद्धांत, ये तीनों में से कोई पूछेगा तो आप लोग यही सिद्धांत लिखिएगा जो हम अभी बता रहे हैं। अब देखिए लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन का सिद्धांत यह दिया, पहले कहानी सुन लीजिए। उन्होंने यह कहा कि देखिए हमें पूरे भारतवासियों को शिक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल जो उच्च वर्ग के लोग हैं, केवल उनको बस जो पैसा वाले हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा हम शिक्षित कर दे रहे हैं और उनको नौकरी पे अपने कंपनी में रख लेंगे और हमारा धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ये सब करेंगे, उनको जो है पैसा मिलेगा। इसके बाद जो है धीरे धीरे उनसे शिक्षा धीरे धीरे भारत में फैलेगी। ये तो गलत हुआ ना। अब जैसे कहने का मतलब अब किसी एक वर्ग विशेष को, समुदाय को आप शिक्षित करेंगे, उससे थोड़ा थोड़ा छन छन के पूरे भारतीय लोग सीखेंगे तो ये क्या हुआ, ये तो असमानता हो गई ना भारतीय लोगों के साथ।
यही उनका जो है छनाई का सिद्धांत बहुत गड़बड़ था। तो देखिए इसमें हुआ क्या, इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। सॉरी, खांसी आ रही थोड़ी। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को दी जाए। इसमें क्या किया दिया कि छनाई का सिद्धांत कहता है कि केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए, जहां से स्वतः धीरे धीरे निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंच जाएगी। यह छनाई शिक्षा का तात्पर्य है कि जैसे किसी भी द्रव को छाना जाता है या चाय को जैसे छाना जाता है तो उसमें से चाय छन छन कर धीरे धीरे नीचे गिलास में जाती है, उसी प्रकार शिक्षा भी छन छन कर और लोगों तक, निम्न वर्गों तक जाएगी। इसका ये कहने का मतलब था छनाई सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद है मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालीन प्रभाव। अब जब मैकाले ने वो प्रयास अपना दे दिया, यानी कि 1833 में अपना जो है रिपोर्ट, तो अब वो जो है 20 साल चलेगा ही, है ना। तो उन्होंने किया क्या, क्योंकि हर 20 साल पे शिक्षा नीति बनती थी, हर कैसे क्या शिक्षा नीति नहीं कहेंगे, पूरे भारत पर कानून का मतलब पूरा हर परिप्रेक्ष्य से शिक्षा पर या राज करना हो या और धर्म का प्रचार करना, क्या करना है, हर 20 साल पे एक जो है पत्र, एक आदेश पत्र जारी होता था। कहाँ से? ब्रिटेन से। इसके बाद हुआ क्या, मैकाले से प्रभावित होकर भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा संस्कृत में रुचि दिखाई। ठीक, अब जब थोप दिया जाएगा तो भारतीय भी क्या करेंगे? सीखेंगे। इसके बाद दूसरा बात क्या, भारत ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और महाविद्यालय खोलना शुरू कर दिए। फिर तीसरी बात क्या है, सरकार ने मैकाले से प्रभावित होकर इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। ठीक है, उस समय के कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले के विवरण पत्र से सहमत होकर अपनी शिक्षा नीति बनाई। अब इन्होंने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है, इनसे प्रभावित होकर बेंटिंक ने क्या किया, मैकाले के जो विवरण पत्र था उससे जो है प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया, अपनी एक शिक्षा नीति दे दी। कौन सी शिक्षा नीति दी? इसमें देखिए किन किन चीज़ों पर इन्होंने जो थोड़ा सा अच्छा कार्य किया। प्राच्य विद्यालयों को भंग ना किए जाने की बात की। प्राच्य मतलब भारतीय जो विद्यालय है उनको मतलब तोड़ने फोड़ने की बात ना की जाए। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, जो बन गया है भारतीयों का वो ऐसे बना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राच्य भाषाओं में भविष्य में कोई पुस्तक ना छापी जाए। उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, अब जो पुस्तकें छापी जा चुकी है भारतीय साहित्य वगैरह, संस्कृत, हिंदी, वे सब ठीक है पढ़िए, लेकिन अब इसके बाद जो भारतीय शिक्षा पर ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा पर बढ़ावा दिया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि शिक्षा के स्वीकृत समस्त राशि को भारत में यूरोपीय साहित्य व विज्ञान के प्रचार हेतु अंग्रेजी साहित्य भाषा की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इन्होंने कहा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा कि जो भारत की जो शिक्षा है उस पर ना खर्च करके भारतीय अंग्रेजी साहित्य पर, इन सभी चीज़ों पर, शिक्षा पर जो है खर्च किया जाएगा, जो पैसा है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस विज्ञान के आधार पर 13 दिन बाद जब इन्होंने जो क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो अपना पत्र दे दिया, 13 दिन बाद विलियम बेंटिंक क्या हुआ, चला गया अपने देश। ठीक, फिर इसके बाद उस टाइम ऑकलैंड गवर्नर बन के भारत आया। कौन आया? ऑकलैंड गवर्नर बन के आया। तो जब ऑकलैंड गवर्नर बन के आएगा तो उसने भी तो अपना कुछ लागू करेगा। तो भारतीयों ने विलियम बेंटिंक के घोषणा पत्र से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने देखिए कितना मतलब थोड़ा सा गड़बड़ काम किया, जो कि बोला कि पुस्तकें अब नहीं छापना है, विद्यालय को बना, चला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विद्यालय बना है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा बल इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर देना स्टार्ट कर दिया। इन सब चीज़ के थोड़ा सा भारतीय लोग खिलाफ थे। ठीक है, तो भारतीय पुनः आंदोलन करने लगे। इस सब चीज़ के लिए भारतीय पुनः आंदोलन करने लगे जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब अपने देश चला गया। पुनः जब लॉर्ड ऑकलैंड 1839 में गवर्नर जनरल बन के आया, अपने घोषणा पत्र के इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक, तो लॉर्ड ऑकलैंड का घोषणा पत्र देखिए क्या आया, उन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा कि उसने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, इन्होंने एक अच्छा कार्य किया। फिर इसके बाद दूसरा बात क्या किया, प्राच्यवादियों की शिक्षा पर व्यय हेतु
धनराशि में वृद्धि की। अब इन्होंने भारतीयों के जो है शिक्षा में खर्च पर भी थोड़ा सा बल दिया। तीसरा बात है योग्य अध्यापकों का वेतन दिया जाए। इन्होंने क्या कहा, योग्य जो अध्यापक होंगे उनको वेतन दिया जाए तथा संस्कृत और अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद जो धन बचेगा वह अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करेगा। ये थोड़ा सा अच्छा कार्य किया ऑकलैंड ने। ठीक, इसके बाद क्या किया, इसके बाद जो है ऑकलैंड के बाद वुड का घोषणा पत्र आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम 100% मान के चलिए आपका हो सकता है ये आपके पेपर में अब की बार ही आ जाए। ये सब जो एकदम चल रहा है एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चला है, इसलिए हम धीरे धीरे इसको बता रहे हैं आराम से समझाते हुए, है ना। तो आप लोग आराम से अच्छे से समझिए, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही बन जाएगा कि वुड का घोषणा पत्र कब आया था। कब आया था? 1854 में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। और इस घोषणा पत्र के कौन लाया था? चार्ल्स वुड लाए थे। ठीक, सबसे पहले क्या होता, 1833 के बाद कंपनी को 1853 में आज्ञा पत्र जारी करना था। तो देखिए हर 20 साल बाद आज्ञा पत्र जारी होता था, कंपनी जारी करती थी। ठीक, इसलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। अब इन्होंने एक समिति का गठन किया। इस समिति में 1853 में भारतीय शिक्षा के गहनता से अध्ययन किया और भारतीय शिक्षा पर अपना एक सुझाव दिया। अब इन्होंने एक समिति का गठन किया 1853। इन्होंने कहा कि पहले एक गठन किया जाए शिक्षा समिति पर कि कैसे शिक्षा क्या क्या दिया जाए, क्या क्या अभी कमी रह गई भारतीय शिक्षा में, अंग्रेजी शिक्षा में कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इसके बाद फिर 1854 में जो है अपना शिक्षा नीति लाया जाए। फिर इन्होंने क्या किया, सुझाव के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। जब सारा कुछ हो गया तो इन्होंने 1854 में 19 जुलाई 1854 में क्या किया, उन्होंने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। उस समय उसके अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष। इसी कारण नया आज्ञा वुड का घोषणा पत्र के नाम से प्रकाशित हुआ। तो उस समय के अध्यक्ष कौन थे शिक्षा नीति के? चार्ल्स वुड थे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, कुछ विद्वानों ने वुड को घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या शिक्षा का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दी है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपका क्वेश्चन में आ जाएगा कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आप वही चीज़ लगाएंगे, 1854 का घोषणा पत्र को ही मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक, जिसको जो है वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, जिसने चार्ल्स वुड ने जो है जारी किया था। ठीक, अब इसमें चार्ल्स वुड ने क्या क्या अपने आज्ञा पत्र में क्या क्या सिफारिशें की थी उस समय के गवर्नर जनरल से। उसने क्या किया, इस घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि शिक्षा अंग्रेजी व देसी भाषा में दी जाएगी। इन्होंने थोड़ा सा अच्छा ये कार्य किया, अब जाके भारतीय पर जो है थोड़ा सा अच्छा कार्य किया कि अंग्रेजी शिक्षा व देसी मातृभाषाओं में दिया जाएगा। इन्होंने जो देसी भाषाओं की बात कर दिया। ठीक, फिर क्या किया, शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य व पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। लेकिन जितने भी अंग्रेजी आए, जितने प्रमुख आए, सभी लोग जो है, फिर देखिए इन्होंने क्या किया कि अगला पॉइंट किया, पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य एवं संस्कृत को भी आवश्यक स्थान दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा भारतीयों के पक्ष में काम होने लगा। कब से? 1854 से। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब देखिए यहाँ से विश्वविद्यालय की भी स्थापना होना शुरू हो गया धीरे धीरे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है जन शिक्षा विभाग की स्थापना की, यानी कि सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि इसके बाद व्यावसायिक स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो लॉर्ड चार्ल्स वुड ने थोड़ा सा अच्छा कार्य किया भारतीयों के लिए। ठीक है, इसके बाद वुड के घोषणा पत्र के दोष क्या थे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना था, इसके गुण है, ये गुण है। ठीक है, विद्यालय खोलने पर इन्होंने बल दिया। छनाई के सिद्धांत को नकार दिया जो लॉर्ड मैकाले ने दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दिया जाए, लेकिन वुड का घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षा सबको दिया जाए बराबर। इसके बाद व्यापक शिक्षा पर योजना प्रस्तुत की। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ देसी भाषाओं पर भी इन्होंने बल दिया। ठीक, अब थोड़ा सा दोष भी देख लेते हैं वुड के घोषणा पत्र का। अब गुड देख लिए थे तो थोड़ा बहुत दोष तो रहेगा ही। ठीक है,
जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। पहला दोस्तों ये रहा। फिर इसके बाद दूसरी बात यह है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन आंसू पोंछने हेतु किया। बस उतना ही इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि चलिए भारतीय वाले रो रहे हैं तो बस इनकी वाले भी थोड़ी सी सुन लेते हैं, ठीक। बाकी इन्होंने जो है कार्य वही सारा कुछ अंग्रेजों वालों ही कर रहा था। इसके बाद अगला पॉइंट है, शिक्षा को सरकार को सौंप कर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करने पर उस पर नौकरशाही आधिपत्य कर दिया। इसके बाद क्या किया, केवल उन लोगों को राज्य की सेवा में योग्य माना जाता था जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए होते थे, ठीक। ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं थी लॉर्ड वुड की भी, चार्ल्स वुड की। इसके बाद आपका आता है हंटर कमीशन। अब देखिए हंटर कमीशन में क्या होता है। हंटर कमीशन आपका 1882 में आता है। सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उस समय उन्होंने एक शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग, क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से जाना गया। इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो 30 सदस्य हैं, 30 सदस्य का जो गठन हुआ था, इसमें केवल 7 ही भारतीय सदस्य होंगे। विलियम हंटर की अध्यक्षता का गठन हुआ, इसलिए इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाने लगा, ठीक है। सन 1884 में इस घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन व्यवहार में यह लागू नहीं आ पाई। जो इन्होंने हंटर कमीशन में जो घोषणा पत्र जो आया था, उन्हें व्यवहार में जो है नहीं जो है आ पाया। जो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था वह आपका व्यवहार में मतलब पूरा अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाया, ठीक है। बस केवल घोषणा पत्र में रहा, बस उसी में रह गया, ठीक है। इसलिए 3 फरवरी 1882 में प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो इसमें क्या सिफारिशें हुई जब गठन हुआ, तो हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी, प्राथमिक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में होनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए तथा राज्य की कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित किया कि अब मतलब कोई भी विद्यालय में जो अपने शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार नहीं करेगा, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, स्त्री शिक्षा और मुस्लिम तथा हरिजन पिछड़े वर्गों के आदिवासी व पर्वतीय जातियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकते हैं। कौन सा, ये हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएं। अब देसी पाठशालाएं कौन थी, यद्यपि इस आयोग ने वुड के घोषणा पत्र को पुनरावृत्त की, लेकिन उसे जो है व्यावहारिक रूप से लागू किया। जैसे वुड का घोषणा पत्र तो जैसे जो वुड ने लागू किया वही ये आपका जो हंटर आयोग ने भी वही लागू किया। लेकिन इसमें हुआ क्या, 1854 में जो है जब घोषणा पत्र जारी किया वुड ने, तो पूरे तरीके से पूरे देश में फैल नहीं पाया। वो केवल जब से पत्र जारी होता बस पत्र की बातें पत्र में ही रह गई, ठीक। थोड़ा बहुत हुआ था केवल, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद जो है हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन से इसको व्यवहार में पूरा उसको उतारा गया, ठीक। इसके बाद इसके कुछ दोष भी हैं। वुड के घोषणा पत्र को अधिकतर क्या किया, केवल वही दोहरा दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा, मुस्लिमों की शिक्षा पर अलग से सिफारिश की। इन्होंने थोड़ा सा यही जो है गलत कार्य किया, जिससे क्या होगा, दंगा प्रसाद बढ़ गया। इसके बाद क्या किया, व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान ना देकर कम ध्यान दिया, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया। इसके बाद आपका आता है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आता है 1899। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आपका 1899 में भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि प्रथम शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए। किस पर, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए, उच्च शिक्षा पर अधिक सरकारी नियंत्रण रखा जाए। अब इनका ये मानना था कि अगर प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, और जब उच्च शिक्षा पर जैसे कॉलेज शिक्षा पर जो अगर अधिक बल दे देंगे तो अधिक अच्छे से पढ़ लिख लेंगे भारतीय लोग, तो हमारा ही विरोध कर लेंगे। इसलिए उस पर केवल उतना ही शिक्षा दिया जाए कॉलेज वालों में, केवल उनकी शिक्षा हो सके, उनको बहुत अच्छी शिक्षा ना दिया जाए कॉलेज वालों में,
सबसे ज़्यादा जोर प्राथमिक शिक्षा पर दिया जाए। क्यों? जिससे वहाँ से, क्योंकि जब कॉलेज की शिक्षा जब दिया जाएगा तो वहीं से बच्चे क्या हो, जब बच्चे सयाने हो जाते हैं तो विरोध करना भी वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, जब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, है ना। इसलिए इसके बाद क्या हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सम्मेलन हुआ 1901 में, शिमला सम्मेलन। इसके बाद सन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त सम्मेलन बुलाया। इसमें कोई भी भारतीय नहीं बुलाया। सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या किया, जब भारत के लिए आप कानून बना रहे हो तो आपको भारतीयों को बुलाना चाहिए कि नहीं, तो लेकिन कर्जन ने नहीं बुलाया। इसमें क्या किया, 150 प्रस्तावित जो है क्या कर दिया, 150 पॉइंट इन्होंने प्रस्तावित कर दिया जो शिक्षा नीति से संबंधित थे। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। इसमें भारतीय ना होने के कारण भारतीय ने इसे अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र समझा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में कर्जन ने विश्वविद्यालयों को सुधार के लिए 27 फरवरी 1909 में भारतीय सुधार या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसकी सिफारिश 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पास किया गया। ठीक। इसके बाद शिमला में किए गए शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तावों के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने 11 मार्च 1904 में शिक्षा नीति की सरकारी प्रस्तावित पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में भारतीय शिक्षा के दोषों की व्याख्या की गई। इसमें क्या किया, भारतीय शिक्षा की दोषों को व्याख्या किए गए तथा विभिन्न पक्षों में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। सुझाव कौन कौन से हैं, कौन कौन से दोष। सबसे पहले दोष देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा के दोष कौन कौन से उसमें बताया उसने। उच्च शिक्षा केवल सरकारी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्राप्त की जाती थी। उस समय क्या होते थे, उच्च शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त कर जाती थी। इस समय भी तो वही चल रहा, केवल सब लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप डीएलएड कर रहे हैं तो किस लिए, ताकि आपको नौकरी मिल सके। ठीक। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को अधिक महत्व भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को ज़्यादा महत्व दिया तब भारतीय भाषाओं को उपेक्षा की। फिर इसके बाद तीसरा, परीक्षा पास करना ही छात्रों का क्या हुआ था, उस समय लक्ष्य बन गया था, केवल परीक्षा पास करो नौकरी लो। इसके बाद क्या हुआ, शिक्षा में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया, सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या सुझाव दिया, प्राथमिक शिक्षा में देखिए सुझाव उन्होंने ये दिया कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सरल बनाना, यानी कि सरल बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष की क्या किया जाए, पहले ट्रेनिंग दिया जाए, तब इसके बाद उनको शिक्षक बनाकर तब जो है विद्यालयों में उनकी नियुक्ति किया जाए। तीसरा पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में वृद्धि किया जाए तथा भारतीय भाषाओं या मातृभाषाओं को स्थान दिया जाए तथा शिक्षा में शारीरिक व्यायाम या अनिवार्य शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया। प्राथमिक शिक्षा में ये सब चीज़ों को जो है बल दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ, आगे चल के माध्यमिक शिक्षा पर क्या क्या बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा में गैर सरकारी प्राप्त तथा सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य कह दिया कि सरकारी मान्यता आपको लेना अनिवार्य, तभी आप विद्यालय चला सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा का 6 से 8 पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, फिर तीसरा पॉइंट आपका प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। फिर चौथा पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों को मान्यता देने में कठोर नियम बनाए गए। ऐसे नहीं सबको आसानी से कि विद्यालय का जो है उसका जो है मान्यता प्राप्त मिल जाएगा, उसको उन्होंने कठिन बना दिया। ठीक है। फिर क्या किया, उच्च शिक्षा पर क्या क्या इन्होंने काम किया, विश्वविद्यालयों को शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का इन्होंने प्रयास किया। फिर तीसरा बात उन्होंने क्या किया, दूसरी बात, उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि बढ़ाई गई। ठीक। फिर तीसरा पॉइंट है, उच्च शिक्षा में बाह्य परीक्षा का महत्व कम कर दिया जाए। ठीक। फिर इसके बाद लॉर्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक नीतियाँ क्या थी, इन्होंने कला की शिक्षा पर प्रोत्साहन दिया, नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया, कृषि शिक्षा पर भी बल दिया, केंद्रीय शिक्षा विभाग की उन्होंने स्थापना की, मातृभाषा के विकास पर अधिक बल दिया, पुरातत्व विभाग का स्थापना इन्होंने किया। यानी कि सब अच्छा इधर से काम होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। ठीक है।
चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद एक आपका महत्वपूर्ण आता है कि राधा कृष्णन आयोग क्या है और यह कब आया था। राधा कृष्णन आयोग आपका शिक्षा के सुधार के लिए आया था 1948 में। बस इतना ही एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। इसके बाद मुदालियार आयोग कब आया था, ये भी शिक्षा में सुधार से संबंधित 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार आयोग की अध्यक्षता में आया था। ठीक, फिर देखिए सबसे अच्छा जो है आपका भारतीय शिक्षा नीति आपका आया था, या इसे भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, जो कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो 1964 से लेकर 1966 में आया, जिसे हम लोग कोठारी आयोग के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोठारी आयोग। ये कोठारी आयोग कब आया था? 1964 से लेकर 1966 के बीच में आया था। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखिएगा। शिक्षा के समस्त पहलुओं पर विचार करने के लिए भारती ने 14 जुलाई 1964 में प्रोफेसर दौलत सिंह को अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसमें कुल 17 सदस्य थे, जिसमें 6 अन्य देश के विद्वान भी आए थे, अन्य शिक्षा शास्त्री भी आए थे। इस आयोग ने सभी शिक्षा संबंधित तथ्यों पर ध्यान दिया, जैसे स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, कृषि शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, वित्तीय शिक्षा समस्याएं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया। आयोग ने गठन के समय डॉक्टर DS कोठारी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, उस समय। इसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग की कुछ सिफारिशें थीं। तो कौन कौन सी सिफारिशें थीं? पहली सिफारिश ये थी कि शिक्षक प्रशिक्षण, एक सेकंड, थोड़ा सा वो कट गया था। चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा पॉइंट आपका बन जाता है व्यावसायिक शिक्षा पर। इन्होंने क्या किया? बल दिया। किस पर बल दिया? व्यावसायिक शिक्षा पर। स्त्री शिक्षा में सुधार व महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई। फिर उन्होंने क्या किया? प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सबसे ज़्यादा बल दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सुधार किया, ताकि पाठ्य पुस्तकें आसानी भाषा में छापी जा सके। फिर इन्होंने क्या काम किया कि पाठ्येतर क्रियाएं जैसे वाद विवाद, खेल कूद, सामूहिक चर्चा, प्रतियोगिता आदि पर इन्होंने क्या किया? बल दिया। फिर इन्होंने नए नए विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया। तो इन सब का स्थापना करने से क्या क्या लाभ हुए, इनके क्या गुण हैं? देखिए हुआ क्या, जन शिक्षा प्रचार एवं प्रसार के लिए व्यावहारिक शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत करना था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? वैज्ञानिक प्रयोगों अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त स्थान प्रदान किया। इसके बाद क्या हुआ? शिक्षा के सर्वांगीण पक्षों में संतुलित विकास का रूपरेखा प्रस्तुत करने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने की सिफारिश किया, यानी कि शिक्षा का सभी लोगों को समानता का अवसर भी प्रदान किया जाए। ये सब इसके क्या थे? गुण थे। अब दोष क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल देने की, भारतीय भाषाओं के अवरुद्ध यानी कि विकास पे कम बल दिया गया। सबसे ज़्यादा सबसे मेन पॉइंट ये हमेशा आप लिखिए, शुरू से ही एक ही पॉइंट ये हमेशा याद किए रखिएगा। दोष में क्या? अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल दिया, भारतीय शिक्षा पर कम बल दिया। दूसरा पॉइंट आपका बन जाता संस्कृत अध्ययन हेतु इसका उपेक्षा की। संस्कृत का इन्होंने क्या उपेक्षा की तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा पर अधिक बल देने से आध्यात्मिक शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा पर क्या किया? इन्होंने कम बल दिया तथा इसको अवरुद्ध कर दिया उसको। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम। ये आपका पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास हेतु निम्नलिखित पंचमुखी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। अब कौन कौन से पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया? देखिए एक एक पॉइंट करके। पहला पॉइंट है शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा तथा शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को रक्षा किया। तीसरा क्या किया? शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एकता को सुदृढ़ किया। सुदृढ़ मतलब होता है मजबूत करना। इसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट क्या है? शिक्षा के दौरान नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक मूल्यों का क्या किया? विकास किया। फिर पांचवा पॉइंट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति के द्वारा
कौशलों का विकास किया। क्या क्या? कौशलों का विकास किया। इसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय को अलग अलग सुझाव दिए, जिसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली 1968 में बनाई जा सकी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भी कहा गया। ठीक, अब देखिए आपका ये पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। ठीक, स्वतंत्रता के पूर्व से लेकर शिक्षा में जो सुधार से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक के जो सुधार हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपनी क्या नीति दी थी, वुड का घोषणा पत्र क्या था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप लोग क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक, रिवाइज करने के बाद अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इनकार्नेशन क्लासेस पे मिलेगा। इनकार्नेशन TION इनकार्नेशन क्लासेस, इस पर आप सर्च करेंगे, इस पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, बस इसी में से सारा कुछ क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक, हमने बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में इसको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद आपका एक वीडियो और आएगा, जो आपका 2-3 चैप्टर है। जैसे आपका है कि शिक्षा पर जो है कौन से अधिनियम लागू हैं, अधिनियम का मतलब जैसे धाराएं, अनुच्छेद, इस सब से थोड़ा क्वेश्चन पूछा था, तो इसको जो है एक वीडियो में कवर कर देंगे। इसके बाद आपका प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा अगला वीडियो आएगा भारत का वर्तमान समाज पर, उस पर जो है हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए या कोई आपका सुझाव हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा तो लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक, और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपकी परीक्षा में थोड़ी सी हेल्प करने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।